अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, डॉक्टर तहमीना नज़ीर है। आज का जो हमारा बायोस्टैटिस्टिक्स का लेक्चर है वो चॉइस के टेस्ट पे है। हमने आज चॉइस के टेस्ट पढ़ना है, उसकी अजम्पशन, उसकी करैक्टरिस्टिक, वो कहाँ अप्लाई होता है, उसका क्राइटेरिया क्या है, ये सब हम आज के लेक्चर में पढ़ेंगे। अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो आज का टॉपिक है आपका वो है चॉइस के टेस्ट। ठीक है, ये लेक्चर 13 है आपका। अच्छा, जो चॉइस के टेस्ट है ये नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट है। दो तरह के टेस्ट होते हैं, पैरामीट्रिक टेस्ट और नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट। जो पैरामीट्रिक टेस्ट होते हैं वो क्या करते हैं, पॉपुलेशन की जितनी भी अजम्पशन होती हैं उसको फॉलो करते हैं, जबकि जो नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट होते हैं वो पॉपुलेशन की अजम्पशन से उसका कोई कंसर्न नहीं होता। ठीक है, पॉपुलेशन का जो मीन मीडियन मोड है उससे उसका कोई कंसर्न नहीं होता। ठीक है, ये बेसिकली आपका जो उस टेस्ट के रिजल्ट्स आते हैं उसको, जितना भी आपका स्टैटिकल वर्क है उसके जो रिजल्ट्स हैं उसको कंपेयर करके बताता है कि आया कि आपका रिजल्ट ठीक है कि नहीं। ठीक है, तो आपका जो चॉइस के टेस्ट है उसके बारे में हम पढ़ते हैं। चॉइस के टेस्ट is the test of significance. It was first of all used by कार्ल पियर्सन in the year 1900। ठीक है, ये कार्ल पियर्सन ने जैसे कार्ल पियर्सन ने कर्टोसिस को और जो स्क्यूनेस को डिफ़ाइन किया था, उसको डिस्क्राइब किया था, उसकी मेजरमेंट के बारे में पढ़ाया था, बताया था। तो इसी तरह इसने चॉइस के टेस्ट के ऊपर भी कुछ असम्पशन्स की थी। चॉइस के टेस्ट को इसने इंट्रोड्यूस करवाया था। चॉइस के टेस्ट इज़ द यूजफुल मेजर ऑफ कंपेयरिंग एक्सपेरिमेंटली ऑब्टेन रिजल्ट विद दोज एक्सपेक्टेड थ्योरेटिकली ऑन द हाइपोथेसिस। तो आपका जो चॉइस के टेस्ट है वो बेसिकली क्या मेजर करता है, कहाँ यूज़फुल है, कि वो जो आपने रिज़ल्ट एस्टिमेट किया था कि आपके एक्सपेरिमेंट का ये रिज़ल्ट आएगा, ये चॉइस के क्या करता है कि जो आपका एक्सपेरिमेंटली रिज़ल्ट आया है, ठीक है, या जो आपने ऑब्ज़र्व किया है वो रिज़ल्ट डिवाइड कर देगा उसको उस रिज़ल्ट के साथ जो आपने सोचा था, थ्योरेटिकली सोचा था या थ्योरेटिकली प्रूव था, वैल्यूज़ को देखते हुए प्रूव था कि इतना आना चाहिए आंसर। तो ये उनको करता है, जिसकी वजह से ये बता देगा कि इसमें आंसर में कोई एरर है कि नहीं। तो इसको हम डिनोट करते हैं एक्स स्क्वायर के साथ। ये देखो चॉइस स्क्वायर का फार्मूला, एक्स स्क्वायर के साथ इसको डिनोट करेंगे। इसका फार्मूला क्या है, ऑब्जर्व्ड वैल्यूज माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यूज डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेड वैल्यूज। ठीक है, ऑब्जर्व वैल्यूज और एक्सपेक्टेड वैल्यूज को हम स्क्वायर लेके उसको डिवाइड कर देंगे एक्सपेक्टेड वैल्यू के साथ और उसका सम ले लेंगे। ठीक है, जितनी भी वैल्यूज हैं, तो ये आपके चॉइस स्क्वायर का फार्मूला है। ठीक है, तो यहाँ तक हमने क्या पढ़ा कि जो चॉइस स्क्वायर है वो बेसिकली क्या करता है, वो आपके जितनी भी ऑब्जर्व वैल्यू हैं और जो एक्सपेक्टेड वैल्यू है उसको माइनस करता है और डिवाइड करता है एक्सपेक्टेड वैल्यू से। इस काम का मकसद क्या है कि हमें पता लगे कि आपकी जो ऑब्जर्व वैल्यू और एक्सपेक्टेड वैल्यू है क्या वो सेम है। ठीक है, क्या उसमें कोई चेंज तो नहीं। ठीक है, तो अगर उसमें कोई चेंज आ जाए तो इसका मतलब है या कि आपकी जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू आई है जो आपने, वो चेंज है। ठीक है, या वो एरर की वजह से चेंज है, किस बिहाफ पे चेंज है, उसको आप फिर बाद में डिफाइन करेंगे। अब उसके बाद आगे बात आती है इसकी एक्सप्लेनेशन की। ठीक है, यही फार्मूला है, चाय स्केयर इज इक्वल टू समीशन ऑब्जर्व माइनस एक्सपेरिमेंटल या एक्सपेक्टेड वैल्यू डिवाइडेड बाय एक्सपेरिमेंटल या एक्सपेक्टेड वैल्यू। ठीक है, चाय स्केयर है, समीशन का साइन है, ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी माइनस एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी, उसका स्केल लेंगे और डिवाइड कर देंगे एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी। उसके बाद हम बात करते हैं, इट इज़ ए मैथमेटिकल एक्सप्रेशन रिप्रेजेंटिंग द रेशियो बिटवीन एक्सपेरिमेंटल obtain results
O and the theoretical expected results E based on certain hypothesis। हम हाइपोथेसिस के बिहाफ के ऊपर एक्सपेरिमेंटल और थ्योरेटिकल वैल्यू को ऑब्जर्व कर लेते हैं। इट यूजेस डाटा इन फॉर्म ऑफ फ्रीक्वेंसीज। हम इसमें जो हमारी फर्ज करें आपके डाटा के अंदर जो फ्रीक्वेंसीज हैं उसको लेके भी इस फार्मूला में चलते हैं। द नंबर ऑफ अक्रेंस ऑफ इवेंट। फ्रिक्वेंसी क्या होती है कि एक इवेंट कितनी दफ़ा एक डाटा के अंदर मौजूद है, कितनी दफ़ा वो पज़ीर हो रहा है। फ़र्ज़ करो कि आपके सब स्टूडेंट्स के मार्क्स की बात कर ली जाए तो पूरे डाटा में अगर 10 में से 9 नंबर बार बार रिपीट हो रहे हैं, 9 9 9, तो इसका क्या मतलब है, 9 है फ्रिक्वेंसी। चाय स्क्वायर टेस्ट इज कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग द स्क्वायर ऑफ overall deviation in observed and expected frequencies by expected frequency। हम इसमें क्या कर रहे होते हैं कि हम डेविएशन देखते हैं कि आपकी जो ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी है और एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी उसमें कितना डिफरेंस आया। ठीक है, इफ़ देर इज़ नो डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल एंड ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी द वैल्यू ऑफ चाय स्क्वायर इज ज़ीरो। और अगर आपकी एक्सपेक्टेड और जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू आई है, ठीक है, दोनों सेम है, मतलब उसमें कोई डिफरेंस नहीं आया, इसका मतलब ये है कि आपका जो चॉइस केयर है वो ज़ीरो आएगा। और ये एक पॉजिटिव इस तरह है कि इसमें आपकी जो वैल्यूज़ हैं उसमें कोई एरर नहीं है। इफ़ देयर इज़ डिफरेंस बिटवीन ऑब्जर्व्ड एंड एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज देन द वैल्यू ऑफ चॉइस केयर वुड बी मोर देन ज़ीरो। और सिंपल सी बात है, देखो अगर हम इस फार्मूला को लें, ठीक है, अगर आपकी दोनों वैल्यूज सेम है, ऑब्जर्व्ड और जो एक्सपेक्टेड वैल्यू है, 5 आ जाती है। ठीक है, 5 - 5 क्या आएगा, ज़ीरो। ठीक है, ज़ीरो का करें डिवाइड उसके ऊपर एक्सपेक्टेड वैल्यू कोई भी आए, 5 आ जाए, तो 0/5 कितना आएगा, ऑब्वियसली ज़ीरो आएगा। ठीक है, तो ऐसी जो वैल्यूज़ हैं, ठीक है, उससे क्या मतलब है कि जो आंसर है क्या आया आपका, ज़ीरो आया जब दोनों वैल्यू सेम थी। ठीक हो गया। अब अगर बात करें कि आपकी जो ऑब्जर्व वैल्यू है वो ज़्यादा है। ऑब्जर्व वैल्यू पहले हमने 5 कंसीडर की थी, अब हम कंसीडर करें 10 - 5। ठीक है, ऑब्जर्व वैल्यू 10 है और एक्सपेरिमेंटल वैल्यू एक्सपेक्टेड वैल्यू 5 है। 10 - 5 कितना आया, 5। 5/5 1। तो आपकी जो वैल्यू है वो ज़ीरो से ज़्यादा आएगी। ठीक है, तो इधर ये बताना चाह रहे हैं। But the difference in observed frequencies may also be due to sampling fluctuation. It should be ignored in drawing inferences. तो वो यहाँ ये बात कर रहे हैं कि जो आपकी फ्रिक्वेंसीज का बाज का डिफरेंस आ जाता है वो आपके एरर की वजह से भी आ सकता है। जो एरर हैं जैसे कि हम देख लें कि मैंने रीडिंग लिखते टाइम गलत नोट कर लिया, मैंने एक्सपेरिमेंट में अगर कोई मशीन यूज़ करती हूँ तो उसका ज़ीरो एरर नहीं निकाला। तो इस तरह ये जो वैल्यूज़ हैं ये भी आपके रिज़ल्ट को अफ़ेक्ट करती हैं। तो आपने ऐसी कंडीशन में क्या करना है कि उन चीज़ों को इग्नोर करना है। अब हमने चाइस्केर का फार्मूला पढ़ा, इसी फार्मूला के बाद का स्टेप होता है डिग्री ऑफ फ्रीडम को कैलकुलेट करने का। डिग्री ऑफ फ्रीडम कैलकुलेटेड फ्रॉम नंबर ऑफ क्लासेस। इसमें हम नंबर ऑफ क्लासेस में से हम डिग्री ऑफ फ्रीडम कैलकुलेट करते हैं। देयरफॉर द नंबर ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम इज इन ए टेस्ट इज इक्वल टू नंबर ऑफ क्लासेस -1। डिग्री ऑफ फ्रीडम हम मोस्टली कहते थे n-1। तो n होगी क्या वैल्यू, n होगी नंबर ऑफ क्लासेस। एक क्लास, दो क्लास, ये होती है नंबर ऑफ वैल्यूज की कितनी क्लासेस हैं आपकी। डिग्री ऑफ फ्रीडम को हम r-1 c-1 कहेंगे। r क्या है, इसमें नंबर ऑफ रोज इन अ टेबल और नंबर ऑफ कॉलम इन ए टेबल। ठीक है, r-1 नंबर ऑफ रोज -1 हम कर देंगे और नंबर ऑफ कॉलम -1 कर देंगे और इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास डिग्री ऑफ फ्रीडम आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद आता है कॉन्टीजेंसी पीरियड टेबल। जो कॉन्टीजेंसी टेबल है वो कार्ल पियर्सन ने डिफाइन किया था। ये एक मल्टीवेरिएट फ्रीक्वेंसी का टेबल होता है जो ड्रॉ करते हैं, जिसमें हम सारी अपनी फ्रीक्वेंसीज क्लासेस का बता रहे होते हैं। द वैल्यू ऑफ डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ क्लासेस और इन अदर वर्ड्स ऑन द नंबर ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम एंड द क्रिटिकल लेवल ऑफ प्रोबेबिलिटी।
तो जो आपके प्रोबेबिलिटी है उसके ऊपर वैल्यू डिपेंड कर रही होती है, नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम के ऊपर आपकी क्लासेस सारी डिपेंड कर रही होती हैं। ये देखें ये वाला, ये जो टेबल है ये कॉन्टीजेंसी टेबल है। 2 into 2 table when there are only two sample is divided into classes and 2 into 2 table is prepared। अब देखो फर्ज करो आपके पास दो ही क्लासेस हैं, ठीक है, तो आप उसके दो टेबल, दो रो, 2 into 2 का टेबल बना दोगे। ये क्या है, ये कॉन्टीजेंसी टेबल है। तो इस टेबल के थ्रू आप इजीली चीज़ों को कैलकुलेट करके अपना डिग्री ऑफ फ्रीडम निकाल सकते हो। जैसे R-1 और C-1 डिग्री ऑफ फ्रीडम का ये फार्मूला था ना। रो कितनी है इधर 2, कॉलम कितने हैं 2, ठीक है। जो वर्टिकल लाइंस हैं वो कॉलम्स हैं और जो रोज हैं वो हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं। उसको आप माइनस कर दोगे 1 के साथ और फिर इन दोनों का जो आंसर आएगा उसको आपस में मल्टीप्लाई करके आप डिग्री ऑफ फ्रीडम कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। हमने कॉन्टीजेंसी टेबल देखा। कॉन्टीजेंसी टेबल क्या होता है, जो आपको कॉलम और रोज के बारे में बताता है। अब ये कॉलम और रोज आपने कैसे ड्रॉ करनी है, ये अपनी डाटा को देखते हुए ड्रॉ करनी है। अगर डाटा की जितनी क्लासेस होंगी उस लिहाज से रोज़ बनेंगे, ठीक है? जितनी फ्रीक्वेंसीज़ होंगी उस लिहाज से आपके कॉलम्स बनेंगे, ठीक है? उसके बाद हम आपके जो टेस्ट है उसकी करैक्टरिस्टिक की बात करें। द टेस्ट इज़ बेस्ड ऑन फ्रीक्वेंसीज़ व्हेयरएज़ इन थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन द टेस्ट इज़ बेस्ड ऑन मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। अगर आप नॉर्मली देखें तो आपकी जितनी भी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है उस लिहाज से हम टेस्ट को अप्लाई कर रहे थे। पर अगर थ्योरेटिकली बात करें तो हमें टेस्ट अप्लाई करना चाहिए मीन और मीडियन को देखते हुए। The other distribution can be used for testing the significance of difference between single expected value and observed proportion। तो हम आपकी जो वैल्यूज़ हैं उसको देखते हुए सिंगल और ऑब्जर्व प्रोपोर्शन को भी निकाल सकते हैं। However, this test can be used for testing difference between entire set। हम इधर सिंपल बात की है कि हम सिंगल वैल्यू को भी लेके उसका डिफरेंस निकाल सकते हैं और हम पूरे डाटा का भी एक्सपेक्टेड और ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसीज का डिफरेंस निकाल सकते हैं। तो ये है इसकी करैक्टरिस्टिक। उसके अलावा जो इसकी करैक्टरिस्टिक है, अ चॉइस स्केल डिस्ट्रीब्यूशन इज फॉर्म्ड फॉर एवरी इंक्रीज इन इज द नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो हमारी जो चॉइस के डिस्ट्रीब्यूशन है वो बेसिकली किस तरह बन रहा है कि जितना डिग्री ऑफ फ्रीडम के अंदर इंक्रीज आ रहा है, जितना हमें डाटा अलाउ कर रहा है डिग्री ऑफ फ्रीडम में, वो हमारे चॉइस की डिस्ट्रीब्यूशन में आ सकता है। द रेस्ट इज अप्लाइड फॉर टेस्टिंग द हाइपोथेसिस बट इट इज़ नॉट यूजफुल फॉर एस्टिमेशन। हम डिग्री ऑफ फ्रीडम के अलावा भी बाकी डाटा को पुट कर सकते हैं आपके हाइपोथेसिस टेस्टिंग में, पर ये कि हम टू द पॉइंट बात करते हैं इसीलिए हमारे लिए बाकियों को निकालना ज़रा अनयूज़फुल होगा। अब चाय स्केल की करैक्टरिस्टिक बताएंगे। ये मोस्टली पॉजिटिवली स्क्यूड होता है, ये नॉन नेगेटिव है, ठीक है। इट इज़ बेस्ड ऑन डिग्री ऑफ फ्रीडम, ये आपकी डिग्री ऑफ फ्रीडम के ऊपर बेस्ड कर रहा है। व्हेन द डिग्री ऑफ फ्रीडम चेंज अ न्यू डिस्ट्रीब्यूशन इज क्रिएटेड। और अगर आपके डिग्री ऑफ फ्रीडम चेंज हो जाएगी, जैसा कि नंबर ऑफ रोज और कॉलम चेंज हो जाएंगे, आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम का आंसर चेंज आएगा, तो आपकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है, जो आपका ये जो ग्राफ बनेगा चाहे स्केयर का, वो भी वेरी कर जाएगा। वेरिएंस इक्वल्स 2 times द नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम। और अगर हम डिग्री ऑफ फ्रीडम को 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा वैल्यूज़ की वेरिएंस आ जाती है, ठीक है। कि कितना हमारी वैल्यूज़ वेरी कर रही हैं, ये हम डिग्री ऑफ फ्रीडम को 2 से मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हैं। तो अब तक हमने करैक्टरिस्टिक देखे हैं इसके, ठीक है। करैक्टरिस्टिक ऑफ एक्स के टेस्ट और करैक्टरिस्टिक ऑफ एक्स के टेस्ट मतलब चॉइस के टेस्ट क्या थे कि हम इसके पॉजिटिवली स्क्यूनेस देखते हैं, नॉन नेगेटिविटी देखते हैं, इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम के ऊपर भी हाफ है। डिग्री ऑफ फ्रीडम चेंज होगा तो आपका ओवरऑल जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी चेंज हो जाएगा। अब हम अजम्पशन फॉर वैलिडिटी की बात करें, ऑल दी ऑब्जर्वेशन मस्ट बी इंडिपेंडेंट। जितने भी आपकी ऑब्जर्वेशन है इंडिपेंडेंट होनी चाहिए।
नो इंडिविजुअल आइटम शुड बी इंक्लूडेड ट्वाइस और नंबर ऑफ आइटम इन द सैम्पल। आपका डाटा एक ही दफ़ा रिपीट हो रहना चाहिए। ठीक है, अगर मैं कदीर का डाटा एंटर कर रही हूँ तो मुझे कदीर का डाटा मुकद्दस के डाटा में एंटर नहीं करना है। ठीक है, तो मतलब हर इंडिविजुअल की जो ऑब्जर्वेशन है वो सेपरेट होनी चाहिए। चॉइस के टेस्ट हम सिर्फ तब अप्लाई करेंगे जब हमारी जो वैल्यूज़ होंगी वो 50 से कम होंगी। मतलब जो आपका सैंपल साइज़ है वो 50 से कम या उसके इक्विवेलेंट होगा, पर अगर 50 से ज़्यादा होगा तो हम चॉइस के टेस्ट अप्लाई नहीं कर सकेंगे। हम चॉइस के टेस्ट कब अप्लाई करते हैं, जब डाटा म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो, हर डाटा अपने अंदर खसूसियात रखता हो, उसका वो दोबारा रिपीट ना हो रहा हो। The total number of observation should be large. The charge case should not be used if number sample size greater than 50। ठीक है, ऑल द इवेंट मस्ट बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। आपके जितने भी इवेंट्स हैं सारे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होने चाहिए। फॉर कंपैरिजन पर्पस द डाटा मस्ट बी इन ओरिजिनल यूनिट्स। तो हमें डाटा अगर मीटर्स में है, हाइट हम कैलकुलेट करें, फीट में है, वज़न कैलकुलेट करें, केजीज में है, तो इस सारी सिचुएशन में आपका जो डाटा है वो अपने ओरिजिनल यूनिट्स में मौजूद होना चाहिए। If theoretical frequencies is less than 5, then we pull it with the preceding or succeeding frequencies so that the result sum is greater than 5। अच्छा, अभी मैंने आपको बताया था इसकी करेक्टरिस्टिक्स में कि आप सिंगल वैल्यूज़ को भी कंपेयर कर सकते हो, आप मल्टीपल वैल्यूज़ को भी चॉइस स्क्वेयर में उसका डिफरेंस निकाल सकते हो। तो अगर बात कर रहे हैं कि आपके पास वैल्यूज़, पहले हमने बात की कि 50 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अब हम बात करें कि 5 से कम नहीं होनी चाहिए। 5 से अगर कम हो तो हमारे लिए प्रीसीडिंग और सक्सीडिंग फ्रीक्वेंसीज़ को निकालना मुश्किल हो जाता है। सक्सीडिंग और सीडिंग फ्रीक्वेंसी क्या होती है? आपकी जो ऑब्ज़र्व फ्रीक्वेंसी होती है, उससे पहले वाली और उसके बाद वाली जो फ्रीक्वेंसी होती है, उसका जो वैल्यूज़ आएँगी उसको हम प्रोसीडिंग और सक्सीडिंग, तो ये जो प्रोसीडिंग और सक्सीडिंग है ये लेस देन 5 नहीं होनी चाहिए। अब इधर एक डिस्ट्रीब्यूशन दिखाई है कि आप जब भी चार स्क्वायर की वैल्यू लेते हैं ये सिमेट्रिकल नहीं आती, सिमेट्रिकल नहीं आती। ठीक है, जब ये सिमेट्रिकल आएंगी तो इसका मतलब है कि आपकी जो वैल्यूज़ हैं एक्स के चार स्क्वायर में जो मीन मीडियन की वैल्यू है या जितना भी आपका डिफरेंस है ऑब्जर्व और एक्सपेक्टेड का वो ज़ीरो। पर नॉर्मली ये ज़ीरो नहीं होता, आपकी जो वैल्यूज़ है उसमें कुछ ना कुछ डिफरेंस आता है। तो आपके जो वैल्यूज़ में डिफरेंस आएगा वो सारा पॉजिटिव डिफरेंस होगा, तो इसलिए आपका डाटा पॉजिटिवली स्क्यूड होता है। ठीक है, फॉर ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम वी हैव द एसिमेट्रिकल कर्व्स। तो आपके एसिमेट्रिकल कर्व्स आएंगे, देखें कोई भी दरमियान में इसका नहीं है। सारा अगर मैं दरमियान में 5 पे एक लाइन इमेजिनरी लाइन वर्टिकल ड्रा करूँ तो अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड डाटा है। सारी की सारी जो इसकी टेल है एक साइड पे है, सारा का सारा जो पीक है वो एक साइड पे है। तो ये डाटा आपका इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। अच्छा, अब बात करते हैं एप्लीकेशन टाइप्स की। द चाइल्ड टेस्ट एप्लीकेबल टू वेरी प्रॉब्लम इन एग्रीकल्चर, बायोलॉजी एंड मेडिकल साइंसेज। हम आपके जो डाटा है उसको आपकी मेडिकल साइंसेज में भी अप्लाई कर सकते हैं, डिफरेंट ब्रांचेस में अप्लाई कर सकते हैं। तो ये कहाँ अप्लाई होता है चाइल्ड के टेस्ट? टू टेस्ट द गुडनेस ऑफ फिट, कि क्या हमारी जो कोई वैल्यू है वो फिट हो रही है हमारे रिजल्ट्स में। टू टेस्ट इंडिपेंडेंस ऑफ एट्रीब्यूट्स, हम ये देखने के लिए कि आपका डाटा इंडिपेंडेंट है, आपके एट्रीब्यूट इंडिपेंडेंट है, आपकी जो इंडिपेंडेंट एस्टिमेट है उसमें होमोजेनिटी है कि नहीं। तो ये सारा मेजर करने के लिए हम चाइल्ड के टेस्ट अप्लाई करते हैं। अब जैसे हम हर नल हाइपोथेसिस को टेस्ट कर रहे थे हर टेस्ट को देखने के लिए, तो इसी तरह हम चाइल्ड के लिए करते हैं। सबसे पहले हमारा स्टेप होगा हम नल हाइपोथेसिस अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को डिफाइन करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, जो हमारी एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज है उसको निकाल लेंगे। एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज को निकाल के हम उसके ऊपर चॉइस के टेस्ट अप्लाई करेंगे थर्ड स्टेप पे। फिर फोर्थ स्टेप पे हम डिग्री ऑफ फ्रीडम कैलकुलेट करेंगे टेबल को देखते हुए, कॉलम और रोज को देखते हुए। उसके बाद हम
चाहे स्के टेस्ट का एक टेबल होता है, उसमें हम डिग्री ऑफ फ्रीडम को और जो आपका सिग्निफिकेंस लेवल है उसको देखते हुए वो वैल्यू कंप्यूट करें। अभी मैं दिखाती हूँ वो टेबल कौन-सा है। कंपेयर कैलकुलेटेड विद टैबुलेटेड। अब हम कैलकुलेटेड जो वैल्यूज़ हैं उसको टैबुलेटेड जो टेबल फॉर्म में वैल्यूज़ हैं, जो आपकी एक्सपेक्टेड वैल्यूज़ होती हैं, उससे आप कंपेयर करोगे और अपना रिज़ल्ट स्टेटमेंट दोगे कि आप नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करोगे या रिजेक्ट करोगे। ये देखो, ये टेबल है, ये एक्सपेक्टेड वैल्यूज़ का टेबल है कि ये ऊपर लिया दिया हुआ है आपका सिग्निफिकेंस लेवल कि आपने क्या कंसीडर किया। मैंने आपको बताया था आप कोई भी वैल्यू जो स्टैटिस्टिशियन है वो कंसीडर कर सकता है, पर हम क्या करते हैं 0.1, 0.05 या 0.01 कंसीडर ज़्यादातर करते हैं। तो ये देखिए जहाँ पर रेड डॉट लिखा है, ये जो ऊपर 0.05 सबसे टॉप पे लिखा है रो में, वो क्या है? वो सिग्निफिकेंस लेवल है। और जो आपके एक कॉलम में जो सबसे पहला कॉलम है उसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यूज़ है। डिग्री ऑफ फ्रीडम की जब वैल्यू 1 होती है तो उस लिहाज से सिग्निफिकेंस लेवल की वैल्यू क्या कंसीडर की जाती है। ठीक है? तो आपकी ये जो वैल्यूज़ हैं, अगर डिग्री ऑफ फ्रीडम 4 हो और आपका सिग्निफिकेंस लेवल 0.05 हो, तो आपकी जो वैल्यू आती है 949 आती है चाइ स्क्वेयर की। अब कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो सबसे पहले हमने आइडेंटिफ़ाई करना है प्रॉब्लम को। मेक अ कंटीजेंसी टेबल, आपने टेबल बनाना है। नोट दी ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी, वहाँ पे आपने अपनी हर क्लास में ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी लेनी है। रो वाइज आप ले लेंगे उसको हॉरिजेंटली, देन नंबर्स इन ईच ग्रुप ऑफ अदर इवेंट कॉलम वाइज। आप एक जो ग्रुप है उसको आप हॉरिजेंटली ले सकते हो, दूसरे को कॉलम वाइज ले सकते हो। तो इस तरह आप अपना कॉन्टीजेंसी टेबल बना लोगे। ठीक है? उसके बाद आप अपना नल हाइपोथेसिस स्टेट करो। अकॉर्डिंग टू नल हाइपोथेसिस, नो एसोसिएशन एग्जिस्ट बिटवीन एट्रीब्यूट्स। तो आपकी जो वैल्यूज़ हैं उसका देखते हुए आप नल हाइपोथेसिस का स्टेटमेंट दोगे। दिस नीड ए सेटिंग अप अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। अब इसके बाद हम अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस देते हैं। अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस देने के बाद हम एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज कैलकुलेट करते हैं, फिर उनका डिफरेंस लेते हैं, फिर उसके बाद जो चॉइस के टेस्ट है उसके अंदर अप्लाई करते हुए उसको कैलकुलेट करते हैं। अब हम वो सारे करैक्टरिस्टिक वो सारे जहाँ-जहाँ हम यूज़ कर सकते हैं अपने चॉइस केयर को उसके लिहाज से हम इसको इसकी एग्ज़ाम्पल करते जाएँगे। जैसे अगर हमने बात की कि हम इसको गुडनेस ऑफ फिट के तौर पे भी लेते हैं कि हम ये हमारा डाटा को फिट कर रहा है। टेस्ट ऑफ कंसिस्टेंसी बिटवीन ए हाइपोथेटिकल एंड ए सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन। फ़र्ज़ करो आपने एक एग्ज़ाम्पल ली कि आपका जो कॉइन है आपने 50 बार टॉस किया, ठीक है? तो जब आपने कॉइन टॉस किया तो आपने एक नल हाइपोथेसिस किया कि 25 दफ़ा हेड आना चाहिए, 25 दफ़ा टेल आना चाहिए, ठीक है? ये थी आपकी एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी या एक्सपेक्टेड ऑब्जर्वेशन, ठीक है? अब एक्सपेक्टेड जब आप एक्सपेरिमेंट करोगे तो जो ऑब्ज़र्व्ड आएँगी वो वेरी करेंगी। ऑब्ज़र्व आ रही हैं वो क्या आ रही हैं कि जो हेड है वो 28 टाइम्स है और जो टेल है 22 टाइम्स है, ठीक है? तो आपने एक्सपेक्टेड और ऑब्जर्व एक साइड आपने कंटीजेंसी टेबल बनाया, ठीक है? एक साइड पे आपने हेड और टेल का इवेंट लिख दिया और एक साइड पे आपने ऑब्जर्व और एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज लिख दिया, ठीक है? आपने जो ऑब्जर्व्ड है वो कितनी है? हेड 28, टेल 22, एक्सपेक्टेड 25 है और 25 है, ठीक है? आपने इन दोनों को माइनस किया, एक का आंसर 3 आया, एक का -3 आया। इन दोनों का स्क्वायर लिया तो 9 आ गया, ठीक है? उसके बाद इसकी वैल्यू कैलकुलेट की, चाहे इसके टेस्ट के अकॉर्डिंग तो आपकी जो वैल्यू आई 0.36 आई, सम अप कर लिया तो 0.72 आई। जब हमने इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम कैलकुलेट किया, कितना कैसे कैलकुलेट करना है 2 - 1 क्योंकि 2 रोज़ हैं और 2 रोज़ को हमने 1 से माइनस कर देना है। फिर इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। रो को माइनस करना है 1 से और टोटल नंबर ऑफ कॉलम को माइनस करना है 1 से, तो 1-1 आंसर आएगा और आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है, तब भी आपका आंसर 1 आएगा। 1 आंसर आपकी क्या आएगी? अच्छा, आपकी हमने टेबल लास्ट टाइम जो चाइस केयर का लास्ट स्लाइड में देखा है, उसमें उन्होंने बताया था कि अगर
डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 हो और 0.05 सिग्निफिकेंस लेवल हो, तो आपकी जो क्रिटिकल वैल्यू आती है वो 3.84 आती है। ये देखो, मैं दिखा देती हूँ दोबारा आपको। ये देखो, अगर आपका 0.05 सबसे ऊपर वाला कॉलम, अगर आपका 0.05 के सिग्निफिकेंस लेवल है और डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 है, तो जो वैल्यू आती है ये सबसे टॉप पे ही 0.05 के नीचे जो आ रही है 3.8 आ रही है। ठीक है। अब चूंकि ये जो वैल्यूज़ हैं हमारे डाटा के अंदर, ये वैल्यूज़ जो 0.72 है वो इससे लेस है 3.8 से, तो हम अपने नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करेंगे, जिसका मतलब है कि जो कॉइन है उसने आंसर अपने ठीक दिए। अब हम जो चॉइस के टेस्ट है उसको टेस्ट ऑफ इंडिपेंडेंस भी बोलते हैं। To ascertain whether there is any dependency relationship between the two attributes, कि क्या कहीं जो दो एट्रीब्यूट्स हैं, जो दो क्वालिटीज़ हम ले रहे हैं वो आपस में डिपेंड तो नहीं कर रही। हमने डाटा तभी अपने चॉइस के का लेना है जब वो इंडिपेंडेंट हो। तो हम इंडिपेंडेंसी चेक करने के लिए चॉइस के टेस्ट को भी यूज़ कर सकते हैं कि हमारा डाटा इंडिपेंडेंट है या डिपेंड कर रहा है एक दूसरे पे। तो इसी की एक एग्जांपल ली, फर्स्ट करें हमारे पास मार्केट में न्यू ड्रग आई है, ड्रग बी, मलेरिया के लिए। हम उसको पहले से मौजूद ड्रग ए के साथ कंपेयर करते हैं कि कौन सी ड्रग इफ़ेक्टिव है। तो हमने क्या किया, अपना इस तरह टेबल बनाया, जो आपकी हेल्प की ड्रग 1 ने उसको कैलकुलेट किया, कितना किया, ड्रग ए की हेल्प कितनी हुई और उसने हार्म कितना पहुंचाया। हेल्प उसने की 44, हार्म कितना 10। ड्रग बी क्या है 54, उसने हेल्प की और कितने नुकसान पहुंचाए 10। नो इफेक्ट कितनों पे आया 26 पे ड्रग ए का, 18 ड्रग बी का। ठीक है, इन सबको कैलकुलेट किया तो टोटल नंबर कितने हैं हमारे पास 80 और इनको सम अप कर लिया है तो हमारे पास 160 टोटल ऑब्जर्वेशंस हैं। अब हम अपने ऑब्जर्व और एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी देखेंगे। ऑब्जर्व कितनी है 44, ठीक है। एक्सपेक्टेड कितनी है 48, ठीक है। तो ये इस तरह हमने एक कॉलम ड्रा किया, उसके इन ऑब्जर्व और एक्सपेक्टेड को हम माइनस करते जाएंगे। ठीक है, माइनस करते जाएंगे, फिर उसका स्केल ले लेंगे, फिर उसका चॉइस के टेस्ट के थ्रू हम उसका फार्मूला अप्लाई कर लेंगे। अब हम उसके ऊपर हाइपोथेसिस देखते हैं। दे अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या है, देयर इज नो डिफरेंस इन इफेक्टिवनेस ऑफ द टू ड्रग। और अल्टरनेटिव नल क्या है, नो डिफरेंस। अल्टरनेटिव क्या है कि इनमें डिफरेंस है, जो दो ड्रग्स लिए हैं। इसके लिए हम डिग्री ऑफ फ्रीडम कैलकुलेट करेंगे, R-1 C1। तो जो हमारे पास वैल्यूज़ आई उसको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 आया। 2 को अगर हम देखें 0.05 के सिग्निफिकेंस लेवल पे, तो आपकी जो वैल्यूज़ आती हैं वो 2.12 आती हैं, सॉरी 5.99 है। और जो 2.1 है ये आपकी चॉइस के टेस्ट की वैल्यू है। तो ये जो चॉइस के की वैल्यू है ये क्या है, कम है आपकी एक्सपेक्टेड वैल्यू से। तो हम यही कैलकुलेट करेंगे कि आपकी वैल्यूज़ में कोई डिफरेंस नहीं है, आपकी वैल्यू इंडिपेंडेंट। टेस्ट ऑफ होमोजेनिटी, हम चाहे इसके टेस्ट को टेस्ट ऑफ होमोजेनिटी भी कह सकते हैं। टू इंडिकेट वेदर द प्रोपोर्शन ऑफ एलिमेंट्स बिलोंग टू डिफरेंट ग्रुप इन टू और मोर पॉपुलेशन आर सिमिलर और नॉट। तो आपकी जो वैल्यूज़ हैं वो सिमिलर आई हैं कि नहीं, इसको देखने के लिए हम होमोजेनिटी टेस्ट करते हैं, जो कि चॉइस के टेस्ट है। इसके लिए उन्होंने देखा कि अ कंपनी हैज़ टू फैक्ट्रीज इन दिल्ली एंड मुंबई, इट इज़ इंटरेस्टेड टू नो वेदर इट्स वर्कर आर सेटिस्फाइड विद जॉब और नॉट एट बोथ प्लेस। अब हमने कैलकुलेट करना है वर्कर्स को कि वो अपनी जॉब पे खुश थे कि नहीं। तो फुली सेटिस्फाइड 50 हैं, मॉडरेटली सेटिस्फाइड 90 हैं, मॉडरेटली डिससेटिस्फाइड 160 आ गया, फुली डिससेटिस्फाइड 200 और टोटल 500। फिर इसी तरह हमने मुंबई में देखा और इसका टोटल ले लिया। हाइपोथेसिस क्या करेंगे, अल्टरनेटिव नल क्या होगा, द प्रोपोर्शन ऑफ वर्कर्स हु बिलोंग टू 4 जॉब सर्टिफिकेशन कैटेगरीज आर द सेम इन बोथ दिल्ली एंड मुंबई। ठीक है, दिल्ली और मुंबई में जॉब करने वाले की जो सेटिस्फेक्शन लेवल है सेम है, जबकि
दिल्ली और दूसरा अल्टरनेटिव हमारा क्या है कि इनका सेटिस्फैक्शन लेवल सेम नहीं है। अब हम क्या करें, रोज़ और कॉलम को माइनस कर देंगे डिग्री ऑफ फ्रीडम कैलकुलेट करने के लिए। रोज़ कितनी है आपके पास और कॉलम कितनी? कॉलम आपके पास 2 है, ठीक है, 2 माइनस 1 कर देंगे। और आपके पास रोज़ कितनी है? 4 4 को आप माइनस कर देंगे 1 के साथ। तो 4 माइनस 1 2 माइनस 1, तो आपके पास जो आंसर आया वो क्या आएगा? 3 आएगा, ठीक है। तो जो 3 आंसर आएगा उसको किस तरह कैलकुलेट करना है आपने, उसको आप अपने उसी चाय स्क्वायर के टेबल में जाओगे, उधर 0.05 का जो वैल्यू है वो सिग्निफिकेंस लेवल में 3 की वैल्यू कैलकुलेट करोगे डिग्री ऑफ डिफरेंस के ऊपर, तो आपके पास 7.81 आएगी। तो ये जो वैल्यू है ये बताती है कि आपका चाय स्क्वायर टेस्ट आपने अप्लाई किया, ठीक है, चाय स्क्वायर की वैल्यू क्या आई? चाय स्क्वायर की वैल्यू आई 8.6, जो कि बड़ी थी आपकी वैल्यू से 7.8 से। तो इसका मतलब है हम नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करेंगे, अल्टरनेटिव को एक्सेप्ट करेंगे, जिसका मतलब ये हुआ कि आपका जो दिल्ली और मुंबई में काम करने वाले लोगों में डिफरेंस है उसके सेटिस्फेक्शन लेवल में। तो आपका आज का लेक्चर यहीं तक है। हमने आज चॉइस के टेस्ट पढ़ा, उसकी असम्पशन देखी, उसके हमने करैक्टरिस्टिक देखे, उसको हमने स्टेप्स देखे किस तरह हमने उसको कैलकुलेट करना है। उसको अगर आपको ये इसके बारे में कोई क्वेश्चंस जो प्रॉब्लम हमने देखे हैं वो नहीं समझ आए, मुझे बताएं, मैं आपको दोबारा ज़ूम मीटिंग में इसको समझा दूँगी। कोई क्वेश्चन क्यूरी हो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।